टीचर्स एकेडमी पे डियर स्टूडेंट्स, तो मोस्ट वेलकम आप सबका। और आप सब जैसा जानते हैं कि टीचर्स एकेडमी आपको जो प्रोवाइड कर रही है वो यूजीसी नेट जेआरएफ 2023-24 के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के लिए। और इसमें डियर स्टूडेंट्स आज से जो स्टार्ट हो रहा है वो 2023 के प्रश्न सॉल्व करवाए जाएंगे। इसके पहले आपको 2022 तक के क्वेश्चन करवाए गए हैं और पार्ट नंबर 18 तक आप उसको जरूर से देख लीजिएगा। और आज अभी जो है 19 से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है कब? यहाँ से 2023 के पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से आप सब जुड़ जाइए। तो यहाँ से स्टार्ट होगा। कल कुछ क्वेश्चन जो थे अपने यहाँ 2023 के, वो कल वाले में रिपीट हो, कल वाले में टाइप हो गया था। आज भी हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को पहले 10 क्वेश्चन को देख लेंगे, फिर इसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है वहाँ से वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 2023 का ये फ्रेश पूरा रहेगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि कहाँ से ख़त्म हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चले प्रणाम, ओके, नमस्कार सबको भाई, नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कल हुए भी थे लेकिन ठीक है, इसको जल्दी से हम लोग करके फुर्सत करते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, यहाँ से जल्दी बताते चलिएगा, आप लोग का रिवाइज हो जाएगा जल्दी से। यहाँ पे वायु गुणवत्ता सूचकांक IQ की गणना करते समय निम्नलिखित में से ए है AQI की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रोजन के और डाइऑक्साइड को N2O3 डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इसमें से बताना है जल्दी से कौन सा होगा। जल्दी जवाब दीजिए, आप सब इससे पढ़ चुके हैं। 2023 के क्वेश्चन ये स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 2023 के क्वेश्चन आज से स्टार्ट हो रहा है और कल आपकी मैराथन क्लास होगी। कल यहाँ से मैराथन क्लास है आपकी। ठीक है, मैराथन क्लास जो है वो 5 PM पर हर सैटरडे को होती है, हर शनिवार को होती है। और जो लोग डिटेल से पढ़ना चाहें 10 यूनिट, वो 999 रुपीज़ पे आप क्या कर सकते हो, उसको परचेस करके पूरी अपनी यूनिट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑप्शन है वो कौन सा है? बी। कल हम लोगों ने देखा था इसको। बाकी इसकी बात करें तो अम्ल वर्षा सुना होगा। इसके लिए अम्ल वर्षा के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि कोयले से जलाने पे निकलता है। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, औद्योगिक क्षेत्रों से, उसके अलावा जो कृषि क्षेत्र है उनसे भी क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। और ये यहाँ पे वायु की गुणवत्ता के लिए क्या इसके सूचकांक के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। आप सब जानते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक वायु प्रदूषक है जो श्वास के साथ जब शरीर के साथ अंदर जाता है तो रक्त धारा में उपस्थित हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ये क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। और प्रतिक्रिया करके वो क्या बनाता है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हम लोग। देखिए इसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं चूंकि, तो यहां से ये अपना इसमें आंसर क्या है? डी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये हमेशा याद रखिएगा, इसका आंसर क्या है? ये है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से CO2, यहां से प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहा है। जब प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस की बात करेगा तो यहां पे जो आर्टिफिशियल है, जो ह्यूमन मेड है, ठीक है, जो ह्यूमन ने बनाया है उसको यहां से क्या करेंगे? हटा देंगे। जो ह्यूमन ने बनाया है, आप सब जानते हो कि CFC जो गैस है उसको ह्यूमन ने बनाई, और ह्यूमन क्या करेगा, इस यहाँ से इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे ई वाला कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन में आंसर हमारा क्या होगा? ये ए वाला होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने कल करवाया हुआ है इसलिए इसको जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि 11वें क्वेश्चन से नया क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, जो लोग हो सकता है इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे तो उनको लगेगा कि ये 11वें से स्टार्ट है, लेकिन हम फर्स्ट स्टार्ट करके इसको फिनिश करेंगे जल्दी से। ठीक है, आप लोग जवाब दीजिएगा। बाकी यहाँ से आते हैं, कल ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता संबंधी अभिसमय CBD, ये इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, ये बताना है। मेन हेडक्वार्टर है कहाँ है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए। देखें जब हम बात करते हैं यहाँ से CBD की, तो एक आप डेट याद रखिएगा, 1992 की बात करते हैं तो ये आता है CBD। इसी में बना था, इसी में एक संस्था UNFCCC बनी थी। यहीं पे अगर देखें तो एक संस्था UNEP बनी थी, सॉरी UNCCD बनी थी। ठीक है, UNCCD जो कि किससे है? मरुस्थलीकरण को रोकथाम के लिए है। ये क्लाइमेट चेंज के रोकथाम के लिए है। ये है जैव विविधता संरक्षण के लिए। तो जैव विविधता संरक्षण ओपन किया गया 1992 में और हस्ताक्षरित किया गया अलग अलग, यहाँ पे एक सेंटर बनाया गया जिसका नाम क्या है? मॉन्ट्रियल। वो कहाँ पे है? कनाडा में।
ठीक है। अब इसकी बात करें सीबीडी की जैव विविधता से रिलेटेड, तो इसके लिए एक दशक दिया गया, सन 2000 से कब तक, 2010 तक का एक दशक दिया गया, और सन 2010 को कहा गया इसको जैव विविधता वर्ष कहा गया। क्या कहा गया? जैव विविधता वर्ष, जैव विविधता वर्ष कहा गया। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है। जैव विविधता वर्ष 2010 को कहते हैं, और दशक की बात करिए किससे रिलेटेड है, तो इससे। इसी 2010 में भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना भी आई थी, जो कि 2008 में आई थी, और लागू कब करी गई थी? 2010 में लागू करी थी। तो ये डेट दोनों आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, जब हम बात करें वायु की गुणवत्ता के लिए, यहां पे AQI, पहला क्वेश्चन देखा था आप लोगों ने नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड की, यहां से कि AQI को मापते हैं। अब यहां से गैस को किस में मापेंगे? तो गैस को अगर हमें मापना होगा तो इसमें इसको किस में मापेंगे, ठीक है। क्या हो गया, आप लोग क्या करने लगे भाई? चलिए आप लोग क्वेश्चन करिए, बात मत करिए प्लीज। अलग से नंबर ले लीजिए, खूब एक दूसरे को त्यौहार के बारे में, खूब एक दूसरे को अपनी संस्कृति के बारे में जितना आप लोग बता सकते हो उतना बताइएगा। अभी यहाँ क्या करिए, केवल पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ये लीजिए। तो क्या होती है, अगर कोई रूम है तो रूम में क्या है? गैस। गैस क्या है? यहाँ पे हम देखते हैं सांद्रता या देखते हैं संख्या, ठीक है। संख्या किस पे कंपेयर करते हैं कि ऑक्सीजन के कंपेयर में, ऑक्सीजन कंपेयर में ये गैसें कितनी मात्रा रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी संख्या मापते हैं, प्रतिशत नहीं मापते, ppm नहीं मापते, ठीक है। जब हम बात करते हैं प्रदूषण की, यहाँ पे बात करते हैं किसका? हम प्रदूषण। अब प्रदूषण की जब बात करते हैं तो ओवरऑल गैस की बात करते हैं। क्या करते हैं? ओवरऑल गैस की बात करें, ठीक है। ओवरऑल गैस की बात करेंगे तो ओवरऑल गैस में सभी गैस आएगी, तब हम किसको लेंगे? ppm को लेंगे, पार्ट पर मिलियन में लेंगे, पार्ट पर मिलियन तब लेंगे, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। जल शोधन में वातन एरेजन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अतिरिक्त और आपत्तिजनक गैसों का निकल जाना पुनः समायोजित किया जाता है। पानी से गुच्छों प्लाक को बड़े कणों को दूर किया जाता है, ठोस कणों को दूर किया जाता है। पहली बात यहाँ पे वातन है। वातन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें क्या करना है, जो गैसें हैं जो उड़ सकती है हवा के संपर्क में आके उसे निकाल देना है। निकाल देंगे तो यहाँ से पानी गुच्छे ये तो हो नहीं सकता, बड़े कण को हम निकाल नहीं सकते। इनमें अगर बात करें आपत्तिजनक गैसों को निकल जाना, ठीक है। और एक होता है कि अगर VOC ये अगर निकल जाए, VOC अगर हट जाए तो फिर से क्या होगा, समायोजित हो जाएगा अपने स्थान पे, ठीक है। तो यहाँ से B आंसर है। किसी में आप देखोगे क्वेश्चन बुक में तो आंसर आपको यहाँ ये भी टिक किया हुआ है। यहाँ पे ये मान रहा है कि VOC क्या है? VOC क्या है? गैस है। VOC क्या है? गैस है। तो यहाँ से क्या कर रहा है, कह रहा है कि अतिरिक्त जो और आपत्तिजनक जो गैसें होती उनका उड़ जाना। लेकिन यहाँ पे अगर वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी में अदर गैसें भी घुली हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब चीजें। तो अगर हम बात करें इसमें कि VOC पार्टिकल अगर अवेलेबल है, ये हटेगा तो यह क्या होती? समायोजित होगी। यहाँ पे क्या होगा? समायोजित या समायोजित होगी, ठीक है। B ऑप्शन होगा इसका। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किन्हें खतरनाक पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है? सक्रिय पदार्थ, दहनीय पदार्थ, संक्षारक, प्रतिक्रियात्मक पदार्थ या विषैले पदार्थ। सक्रिय मतलब एक्टिव, ब्लॉक नहीं कर देते पहले भाई, पहले वार्निंग दिया जाता है। डायरेक्ट ब्लॉक नहीं कर सकते, मतलब कर तो दे, समझ में आता है, लेकिन पहले वार्निंग दीजिए, उसके बाद ना माने तो फिर डांटिए, फिर नहीं होता तो ब्लॉक कर दीजिए। कुछ स्टेप्स होते होंगे ना, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देखिए कल हम लोग देखा था, यहाँ से अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किन्हें खतरनाक पदार्थ कहा जाता है। जब हम बात करते हैं एक्टिव मटेरियल की बात करें तो एक्टिव मटेरियल क्या होता है? ये जैसे कोई भी एक्टिव मटेरियल है तो वो जल्दी से स्टेबल होना चाहता है, वो रिएक्ट कर जाएगा किसी और के साथ, रिएक्ट करके क्या करेगा, वो अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो यहाँ पे सक्रिय पदार्थ को हम क्या करें, यहाँ से हटाएं, ठीक है। सक्रिय पदार्थ को अगर हम क्या करें, ए वाले हटाएंगे तो हमारे आंसर कौन होंगे? B, C और D आंसर आएगा, ठीक। तो जिसमें संक्षारक पदार्थ क्या होते हैं? कोरेसिव। कोरेसिव का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे बोतल है, बोतल आप क्या करिए, पीतल की ले लीजिए या कोई मेटल की ले लीजिए, इसमें एसिड भर दीजिए। इसमें एसिड जब भर देंगे
तो ये क्या करेगा, इसको किनारे किनारे क्या करेगा, इसको पिघला देगा या इसको थोड़ा बहुत अपने आप में मिला लेगा, मतलब इसको क्या करेगा, धीरे धीरे इसका इरोजन कर देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा कोरोसिव पदार्थ, संक्षारक पदार्थ कहलाएगा। अब दहनीय पदार्थ क्या हो गया, ऐसे पदार्थ जो ज्वलनशील हो। फिर प्रतिक्रियात्मक पदार्थ कौन है, ऐसे जैसे हमारे इसमें स्किन पे टच करे और स्किन पे टच करने पर हमसे प्रतिक्रिया करके क्या करे, इस पर हमारे नुकसान पहुंचाए, जलन पैदा हो जाए या छाले पड़ जाए। फिर इसके बाद क्या है, विषैले पदार्थ, जिसको आप खाएं उससे आपको क्या हो, काफ़ी नुकसान पहुंचे आपके शरीर को, हो सकता है दूसरे पदार्थ से इसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये होते हैं, यहाँ से ये आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया है वाहनों से वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC निकलते हैं, कुछ वृक्षों से भी वाष्पशील कार्बनिक यौगिक निकलते हैं। इसका आंसर दीजिए आप सब। अच्छा तो बोला है, इसका मतलब थोड़ी नहीं बात करना शुरू कर दोगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग जल्दी से इस पे वो करिए, आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर दोनों होगा। जो हमारी गाड़ियां हैं, आप सब जानते हो कि गाड़ियां हैं, हमने ने अगर बाइक से, हम बाइक है तो बाइक से आप जानते हो डीजल पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल इसकी अगर दूर भी खड़ी है, चल के दूर से आ रही होती तो उसकी महक आ रही होती है। ठीक है, पेट्रोल डीजल वाष्प के रूप में निकलते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से कुछ पेड़ पौधों की मैंने बात की थी, पेड़ पौधे अगर हैं, जैसे यूकेलिप्टस की बात करिए, अलग अलग पेड़ पौधों की बात करें तो इनका भी क्या होता है, यहाँ से ये क्या करेगा, इसका जो तैलीय पदार्थ है वो धूप से या इससे निकलते, दूर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा तो उसे क्या करेगा, महक आती है। इसी तरह से क्यों महक आती है, तो कीट पतंगे और पक्षियों को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है ये। ठीक है, तो ये होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों होगा, तो यहाँ से आंसर क्या होगा, ये वाला। ठीक है, फिर 9th वाले पे आते हैं। 9th वाले पे अगर हम आए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। शोर से क्या होगा, शोर से होने वाला प्रदूषण उद्भाषण से व्यक्ति के कायिक स्वभाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब जो उसका नॉर्मल स्वभाव है उसका स्वभाव बदल जाएगा, ऐसा कुछ कह रहा है। दूसरा है, शोर से होने वाले प्रदूषण के उद्भाषण से व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्वभाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब एक तो शरीर पर और दूसरा दिमाग पर। इसमें बताइए क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए आप सब। जो लोग मेरे साथ अभी जुड़े हैं उन सबका मोस्ट वेलकम, और जो लोग बाद में जुड़ेंगे उनका भी मोस्ट वेलकम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से अपनी जो टीचर्स एकेडमी है वो 9 AM पे आपका क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट ये करवा रही है। इस क्वेश्चन सॉल्विंग में आप लोग देख रहे होंगे कि जो टीचर्स हैं उनके टीचर्स के पढ़ाने के तरीके, मतलब मेरा तो तरीका आप लोग देख ही रहे हो, बाकी टीचर जो पढ़ाएंगे उनका भी देखेंगे आप, या डेमो क्लासेस है वो आप देख लीजिएगा। तो 9 AM पे क्वेश्चन सॉल्विंग हुई है, जो कि 2014 से लेकर 2023 तक का। मैंने अभी तक 2022 तक करवा दिया है, 2023 तक का पूरा पेपर यहां से मैं सॉल्व करवा रहा हूं, अभी 2023 चल रहा है। 5 PM पे फिर मैं आपको कल मिलूंगा। 5 PM पे हर सैटरडे को आपकी मैराथन क्लास होती है, शनिवार को। इसमें मेरी जो क्लास होगी, मे बी जहां तक चांसेस है वो 8 PM से होगी। अब डिटेल पढ़ना चाहते हैं मुझसे या टीचर से, बाकी उससे, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे 99 रुपीज़ में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, तो डिटेल से आप पढ़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या होगा, ये दोनों स्टेटमेंट राइट होगा। दोनों स्टेटमेंट राइट क्यों होगा, आप सब जानते हो कि यहाँ से जब शोर होगा तो उससे हमारे शरीर पे ऑब्वियस प्रभाव पड़ते हैं, कान के पर्दे फट जाने के चांसेस या कम सुनाई देने के चांसेस होते हैं। दूसरा क्या हो, या निद्रा आती है। जब यहाँ से बात किया जाए कि शोर की वजह से हमारी लाउडनेस बढ़ सकती है, हमारी कम सुनाई दे सकता है, या दिमागी संतुलन थोड़ा क्या हो जाए, अस्थिर हो जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, जो छोटे बच्चे अगर हैं उनको लाउडनेस ज़्यादा अगर होती रही तो उनका दिमागी विकास क्या होगा, वो कम होता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या होगा, सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्का जल रिएक्टर नहीं, मैथ की क्लास पिंकी वर्मा होगी। ठीक है, मैथ क्लास अभी देखिए, अभी जो है 2 क्लासेस चल रही है। अभी अगर पेड, आप ये पेड का पूछ रही हैं कि अनपेड का पूछ रही हैं कि यूट्यूब का पूछ रही हैं, आप बताइए तो बताऊं मैं। हाँ, आप ही 10 यूनिट पढ़ा दीजिए। अरे जब टीचर इसके लिए अवेलेबल है और मुझसे बेहतर टीचर अवेलेबल है अपने अपने सब्जेक्ट के, तो मैं क्यों पढ़ाऊं, क्योंकि हम लोग एक टीम है ना। यहाँ से क्या है, एक टीम है। टीम क्या करती है,
जो बेस्ट है अपने अपने टॉपिक पे वो लेगा। कुछ टॉपिक है जो मैं आगे आगामी आने वाले दिसंबर के बाद में एग्जाम के बाद पढ़ाऊंगा, जो मेरी टॉपिक कुछ बेस्ट होगी मैं भी वहां पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐप पर भी, अच्छा ऐप पर क्लास की बात कर रही है। देखो ऐप पर जो क्लास है वो मैथमेटिक्स की, ऐप की जो क्लास है वो मैथमेटिक्स की, देखिए शाम को चलती है सर की 5 PM से, ठीक, शाम को बोर्ड नहीं खाली है। और सुबह जो मॉर्निंग में चलती वो इन्फी मैम की वो क्लासेस खाली है। सर से बात हुई थी, सर की कहीं क्लासेस हैं अभी कुछ दिन के लिए, इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीक जो आ रहा है तो वहाँ से जो मैथ, या अगले मंथ की बात करें वहाँ से मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और इसी में मेरा जो क्लास खत्म होगा यहाँ से इन्फी मैम की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इन्फी मैम की क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास स्टार्ट होने वाली है मेरी क्लास के बाद। ये खत्म हो जाएगा जब 2023 का, उसके बाद इन्फी मैम लेंगी, फिर इसके बाद जो अलग अलग यूनिट बचेगी वहाँ चलेगा। और जो पेड क्लास है, पेड क्लास में आपको जो लोग होंगे उनको 3 क्लास मिल जाएगी, इसके बाद वो होगी मैथमेटिक्स क्लास होगी। अब मैथमेटिक्स वाली DI वाली पार्ट 5 PM पे शिवम सर की क्लास जो 4 यूनिट उन्होंने लिया हुआ है, इन्फी मैम की क्लास जो 2 यूनिट ICT और कम्युनिकेशन पढ़ाएंगी, ये क्लासेस इनकी चलेगी। इसमें से जब एक आध सब्जेक्ट किसी खत्म हो जाएगा तो पेड क्लास फिर मेरी चलेगी डिटेल से, ठीक है। चले, हाँ शिवम सर की क्लास तो ऑब्वियस है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, 2 बार JRF है, ठीक है। सीएम सर के जो नॉलेज है ऑब्वियस, जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं वो ऑफलाइन पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छा बैच उनका चलता है। 2 बैच चलाते हैं ऑफलाइन, उसमें ऑब्वियस JRF बहुत लोग होते हैं। अभी तो मीट भी होने वाली है, गूगल मीट भी करवा रहे हैं स्टूडेंट्स की, आप लोग उस पर देखिएगा, काफ़ी अच्छे टीचर हैं। चलिए आइए आगे आते हैं हम लोग, यहाँ से बात करते हैं। देखिए यहाँ से जो प्रोडक्ट है ये नहीं कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ प्रोडक्ट आपको दिखा के बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद क्या करिए, जज करिए, देखिए, क्लासेस अच्छी लगे बिल्कुल करिए, ठीक है। उससे अगर आपको फायदा होता है तो बाकी टीचर आप कंपेयर करके देखो, नॉलेजेबल कहीं ना कहीं है। क्योंकि अगर ऑफलाइन में अगर 250 बच्चा बैठता है एक बैच में, तो उसमें 250 लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें JRF और नेट निकलते हैं, तो ऑब्वियस बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते ना। चलिए आते हैं हल्के जल रिएक्टर की। अगर हम बात करते हैं तो जल रिएक्टर में अगर देखें तो यहाँ पे अवमंदक के रूप में, अब इसमें आज मैं थोड़ा सा इसको आपको बताता हूँ। यहाँ से ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना कि इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। जब हम इसमें ईंधन की बात करें, यूरेनियम 235 यूज करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में। इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, यूरेनियम 233 यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पोलोनियम 239 भी क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन की, यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करवाते हैं। न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करवाते हैं तो क्रिप्टन और बेरिलियम 2 पार्ट में टूट जाते हैं, और प्लस यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और प्लस यहाँ पे क्या आती है, एनर्जी। ये 3 न्यूट्रॉन फिर से वापस आकर इस पे अटैक करते हैं। लेकिन इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, इसकी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। स्पीड कम, तो स्पीड कम कौन करेगा, ये तेज भाग रहा है, तो तेज भागने के लिए इसको हम अवरोधक लगाएंगे। तो हम क्या कि इसमें पानी भर दिए, तो पानी कौन सा, तो आएगा एक नॉर्मल जल और एक होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो पहले क्या यूज होता था, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यूज होता था, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी आगे बढ़ गई तो नॉर्मल जल को भी उपयोग किया जा सकता है, H2O को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसके रूप में, मंदक के रूप में। अब मान लिया कि ये क्या होगा, ये रिएक्शन चली और ये रिएक्शन चली, ये जो नाइट्रोजन है ये 3 नाइट्रोजन अलग से निकालेगा, फिर ये वाला 3 नाइट्रोजन अलग निकालेगा, इसी नाइट्रोजन का न्यूट्रॉन अलग निकालेगा, ये फिर न्यूट्रॉन अलग। तो ये क्या होगा, रिएक्शन बहुत तेजी से बढ़ती चली जाएगी और एनर्जी हर एक लेवल पे निकलेगी, तो ये बन जाएगा बॉम्ब और ये फट जाएगा, ठीक, इतनी एनर्जी हो जाएगी। तो इसे कंट्रोल करना है, तो इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई ऐसा पदार्थ होगा जो कि इन न्यूट्रॉन को, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है उनको क्या करे, कंट्रोल कर ले। तो वो क्या कहलाएगा, अवशोषक के रूप में कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको अवशोषित करवाएंगे। तो वहां कैडमियम की छड़ का इस्तेमाल करते हैं, किसका, कैडमियम की छड़ का इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। तो ये आंसर अपना क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, हल्का जल रिएक्टर है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जिनमें अवमंदक के रूप में सामान्य जल का प्रयोग किया जाता है। ये 10 क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां से आप लोग जवाब दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए, गत कुछ वर्षों में वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का सांद्रण बढ़ गया है,
वायुमंडल में पहले से विद्यमान क्लोरोफ्लोरोकार्बन अभी अनेक वर्षों तक बने रहेंगे। यहां से नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब देने की कोशिश करिए आप सब। सॉरी। बताएं भाई, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। चलिए, ए आंसर आ रहा है बहुत लोग का। ए आंसर देखें, ध्यान दीजिएगा। यहां से अगर हम बात करें इस वाले पार्ट में, गत कुछ वर्षों में वायुमंडल क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सांद्रण बढ़ा है। ध्यान दीजिएगा, यहां से CFC ही तो हटानी थी, CFC ही तो हटानी थी। कब ये आया था? 1987 के अराउंड में जब आप जाओगे तो यही तो आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, इसी को हटाना था। लागू कब करवा दिया? 1989 में। इसकी जगह क्या ले आए? तो HCFC ले आए। तो जब HCFC ले आए तो इसकी सांद्रता धीरे धीरे करके कम हो रही है। क्यों? उसका अच्छा खासा एग्जाम्पल देख सकते हो। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ जो ओजोन लेयर है, इस ओजोन लेयर में कह रहे थे छिद्र हो गया है। बाद में जब CFC की मात्रा कम हो गई तो ये ओजोन लेयर अपने आप क्या हुई? फिर से पूर्ण हो गई, सही हो गई है। ठीक है। और जब चेक किया जाता है तो CFC क्या है? कम हो चुकी है। ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है? यहां से ये कम हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? वायुमंडल में पहले से विद्यमान क्लोरोफ्लोरोकार्बन अभी अनेक वर्षों तक बनी रहेगी। ये सही बात है, क्योंकि इनकी जो डेट है वो काफी लंबी चल रही है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर अधिक मात्रा में 400 साल तक बनी रहेगी। CFC है, ये क्या होगा? 100 साल से ज्यादा तक ये बनी रहेंगी। इसीलिए अगर इनको हटाना है तो आज से हमको काम करें, तब 200 साल में हट पाएंगे। ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? राइट। तो यहां से क्या होगा? कथन एक क्या है? गलत, और दूसरा क्या होगा? राइट होगा। ये आंसर होगा डी वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेथेन ग्रीन हाउस गैस बहुचक्री पॉलीसाइक्लिक सुगंधित हाइड्रोकार्बन है, ओजोन निर्माण में सहायक है, अस्थायी ऑर्गेनिक यौगिक है। नीचे विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। मेथेन के बारे में कह रहा है, ये ए स्टेटमेंट है, यहां आएगा। मेथेन ग्रीन हाउस गैस है, बहुचक्री पॉलीसाइक्लिक सुगंधित हाइड्रोकार्बन होते हैं। बी में है वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI करने वाला घटक है। सी वाले में कुछ गलती है, रुकिए एक मिनट रुक जाइए। तो इसका क्वेश्चन कहाँ पे है? नहीं, ठीक है। ये कह रहा है AQI द्वारा वायु गुणवत्ता निर्धारित किया जाता है। AQI द्वारा वायु गुणवत्ता निर्धारित किया जाता है। ये स्टेटमेंट हो गया। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। यहां से बताना है। बताएं भाई जल्दी से आप लोग। देखिए, ध्यान दीजिए। ये यहां से अगर आप यहां पूछें मेथेन CH4 गैस जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस है, तो स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। इसमें से बहुचक्री पॉलीसाइक्लिक जो होते हैं सुगंधित हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो नहीं, ये सुगंधित हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे वैक्स की बात किया जाए, मोम की बात करते हैं इनकी, तो ये सुगंधित नहीं होते हैं। तो यह बी आंसर क्या हो जाएगा अपना? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो बी इसमें नहीं होगा, बी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें से ए ये है, ई ये है। अब डी वाला चेक करते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI निर्धारित करने वाला घटक है।
वायु गुणवत्ता सूचकांक, सी तो सही है। ओजोन निर्माण में सहायक है। इसमें कुछ क्वेश्चन मुझे गलत क्यों लग रहा है? एक मिनट, मैं गलत पढ़ रहा हूँ। आप लोगों ने जवाब क्या दिया है? क्वेश्चन मैं गलत पढ़ रहा हूँ। अच्छा, डियर स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, उसके लिए सॉरी। यही तो मैं दिक्कत कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सब। पर्टिकुलर मेथेन के लिए पूछ रहा है। मैंने क्या किया, अब कहते नहीं ज़्यादा सोच लिया मैंने, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते हैं। मैंने क्या किया, मेथेन को यहाँ डाल दिया, तो ये एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन हो गया। अब ये वाले जो स्टेटमेंट है पूरे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली पूछा क्या है, आप सब पढ़ लिए होंगे, आप सब जान भी गए होंगे, ठीक है। एक्चुअली पूछा क्या है कि मेथेन के बारे में सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं। ये क्या है कि एक ग्रीन हाउस गैस है क्या, तो बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, सही है। बहुचक्री पॉलीसाइक्लिक सुगंधित हाइड्रोकार्बन है क्या, तो बिल्कुल गलत है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI निर्धारित करने वाला घटक है, ये भी क्या है, रॉन्ग है। इससे वायु गुणवत्ता सूचकांक निर्धारित नहीं करते। बी और सी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बी और सी नहीं होगा, BC नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होगा, AE, यहाँ पे C नहीं होगा, तो ये आंसर गलत, ये आंसर गलत होगा। ओजोन निर्माण में सहायक होता है, और एक होता है अस्थायी ऑर्गेनिक VOC है। अब इसमें देखा जाए इन दोनों स्टेटमेंट अगर आप चेक करोगे यहां से, तो इसके लिए क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस, जब इसकी हम बात करें एक ओजोन निर्माणकारी सहायक होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये होता है, इसमें क्या होता है, सहायक होता है। अब इसमें कौन सा, इसमें भी अगर हम बात करें तो कौन सा, ये जो सतही ओजोन होती है, सतही ओजोन, इसमें क्या करती है, ये क्या करती, सहायक होती है सतही ओजोन में। इसी तरह से अगर बात करें, इसकी बात किया जाए, जैसे जो कोयला होता है, कोयला, और यहां से देखिए जो पेट्रोल होते हैं, कोयला, पेट्रोल और डीजल, या बात किया जाए खनिज तेल, इनका जहां भंडारण मिलता है, इस भंडारण में CH4 गैस क्या होती है, मिलती है, ठीक। और वहां पे क्या होती है, इसकी लीकेज होती है, तो वहां पे इसको जो ट्रीटमेंट करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं, VOC के रूप में करते हैं, और कैसी, अस्थायी ऑर्गेनिक यौगिक होती है, ठीक। तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट E भी सही हो जाएगा, तो A, D और E होगा, ठीक है, आंसर B। गुड मॉर्निंग जो लोग जुड़ रहे हैं, क्या है इसमें, ठीक है। चले आगे हम लोग यहां से, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा इसको पढ़ने में गलत कर दिया था। चले आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नहीं है, ठीक है। यहां से बताना है, यहां पे राष्ट्रीय कार्य योजना नहीं है, इसमें से कौन सा होगा, जल्दी से बताइए आप सब, आंसर दीजिए। बताइए जल्दी से। इसमें देखा जाए तो यहां से राष्ट्रीय कार्य योजना की अगर हम बात करें, जलवायु परिवर्तन की, राष्ट्रीय कार्य सौर मिशन है, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन ये है, राष्ट्रीय जल मिशन है, लेकिन हिंद महासागर के लिए मिशन नहीं है। तो आंसर क्या होगा अपना, यहां से B वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हाल ही में किया गया संशोधन कौन सा था, तो इसके बारे में बताना है। और आप लोग ये बताइएगा कि इसमें जो संशोधन है, वो कब आया था, संशोधन था वो कब आया था, संशोधन कब आया था, ये बताना है आप लोग को, जल्दी बताइए यहां से। बताइए जल्दी से। चलिए देखिए, तो ये है किगाली, ये है क्या है, किगाली संशोधन।
कब आया था ये? 2016 में आया था। 2016 लागू कब होना है इसको? लागू कब हुआ है? 2019 में। 2019 में क्या हुआ? लागू हुआ। किससे रिलेटेड था? तो यहां से ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करना है? ग्रीन हाउस गैसेस में किसको? तो ये क्या आया था? CFC थी। CFC की जगह आप क्या लाए थे? SCFC आई थी। CFC किसके लिए थी? आप सब जानते हो कि ये जो है ओजोन क्षरण भी करती है और ये क्या करती? ग्लोबल वार्मिंग भी करती है। अब यहां से जब इसकी जगह पर इसको लाए तो HCFC आई, तो HCFC इससे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करती है। मानव ने एक गलती को सुधार तो किया, लेकिन ये भी एक गलती ही थी, ये गलती थी। अब इस गलती को सुधार के हटाना है पूरे विश्व से, तो उसके लिए क्या आया? किगाली समझौता। CFC जो आई वो कब? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हटाने के लिए बात करी गई। क्या लाए? SCFC कैसे निकल गई? ग्रीन हाउस गैस, ये एक गलती थी इंसान की, लेकिन इसकी जगह पे हमें नए गैस खोजनी पड़ती, तब हम कूलिंग मटेरियल बना पाते, तो थी। इसको हटाना है पूरे विश्व से, तो क्या लाएंगे? किगाली संशोधन लाएंगे 2016 में, और 2016 के बाद 2019 में लागू करेंगे। प्रत्येक देश के लिए क्या होगा? लागू होगा। भारत देश के लिए भी लागू होगा। अब भारत देश के लिए जो लागू होगा, ये भारत के लिए, इंडिया के लिए क्या होगा? इंडिया को SCFC अपनी हटानी कब पड़ेगी? 2031 तक ये क्या करेगा? SCFC का इस्तेमाल करना बंद करेगा। ठीक है, भारत SCFC का इस्तेमाल करना बंद करेगा। और किसके तहत बंद करेगा? तो यहां किगाली समझौते के अंतर्गत अलग अलग देशों के लिए अलग अलग ये क्या किया गया है? निर्धारण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, यहां पे इसे सॉल्व करिए। देखिए, जितने लोग यहां पे चैट कर रहे हैं और चैट करके उसे डिलीट कर दे रहे हैं, जिसमें उमेश कुमार जी और जमील जी, अगर अब आप लोग नहीं माने तो मैं इसको आप लोग को ब्लॉक कर दूंगा। सिंपल बात। ठीक है, और यहां से मैं ब्लॉक कर दूंगा, दोबारा आप ओपन करके यहां पे टीचर्स एकेडमी को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक, ये वार्निंग है, लास्ट वार्निंग है, आप संभल जाइएगा, अदरवाइज यहां से सीधे सीधे भगा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए एक जल निकाय में विलित ऑक्सीजन DO स्तर में कमी जलीय जीवन के लिए गंभीर खतरा है। मुख्यतः ऑक्सीजन की मांग वाले अपशिष्टों के कारण होती है। जैव निम्नीकरण जैव पदार्थों की उपस्थिति को संसूचित करता है। अवांछित स्वाद रंग का कारण है या इसे मानव के लिए अपेय बनाता है। इसमें से बताना है कौन सा होगा। चले बताएं आप लोग छोटे बच्चे होते तो आपको समझाता मैं। ठीक है, प्लीज मत करिएगा, दोबारा से मत करिए, अदरवाइज एक सिंपल क्लिक पे आप लोग हैं, एक बार क्लिक कर दिया ब्लॉक हो गए, खत्म। चलिए बताएं जल्दी से आप लोग। एक जलीय निकाय में विलित ऑक्सीजन DO स्तर की हम बात करते हैं। DO स्तर की बात करें, जलीय जीवन के लिए गंभीर खतरा है। अगर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसमें कमी हो जाए, जब जिस ऑक्सीजन से, जैसे इस रूम में अगर आप बैठे हो, 10 लोग 20 लोग 50 लोग आ जाएं और रूम बंद कर दें, सफोकेशन होगा तो ऑब्वियस दम घुटने जैसी बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसमें भी ऑक्सीजन की कमी होगी, तो जो जलीय जीव है मरना स्टार्ट करेंगे, तो जलीय जीवन के लिए क्या होगा? खतरनाक होगा। बिल्कुल सही बात, ए वाला आंसर होना चाहिए। ये आंसर बी इसमें नहीं है, इसमें ए है ही नहीं। अब आते हैं, मुख्यतः ऑक्सीजन की मांग वाले अपशिष्टों के कारण होता है। हाँ, जब अपशिष्ट इसमें बढ़ेंगे, शैवाल ऑक्सीजन का डिमांड करेंगे और सीओडी की मांग करेंगे, तो ऑब्वियस है बी वाला भी होना चाहिए। अब जहां बी वाला नहीं है उसे हटा दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो अब क्या है हमारे इसमें? जैव निम्नीकरण जैविक पदार्थों की उपस्थिति को संसूचित, यहाँ पे क्या है? संसूचित करता है। उसके बाद देखें, फिर अवांछित स्वाद रंग का कारक है। फिर इसके बाद यह इसे मानव के लिए अपेय बनाता है। अब अगर देखें तो पहली बात याद रखिएगा, मानव के अपेय पदार्थ ये बनते कि नहीं बनते इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ई वाला आंसर यहां से कैंसिल आउट होगा। तो ई यहां से देखें तो ई इसमें है नहीं। अच्छा, ई है नहीं, तो ये वाला इसमें हटाए हम लोग, तो ये आंसर अपना क्या होगा? यहां से ए बी सी और डी होगा। यहां से देखें तो क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। ये याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, नीचे दो कथन दिया गया है। एक कथन क्या कह रहा है यहां से, एक रसायन के दीर्घकालिक रूप से संपर्क में आने से तीव्र स्वास्थ्य प्रभाव पड़ते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत छोटी अवधि के लिए संपर्क में आता है तो चिरकालीन स्वास्थ्य प्रभाव पर पड़ता है। अब इसको स्टेटमेंट दोनों देखिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाइएगा, ये भी सही हो जाएगा। चलिए देखें, यहां से अगर हम बात करें इसी स्टेटमेंट में, एक रसायन के दीर्घकालिक रूप से संपर्क में जब आप आते हो तो स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। और जब कोई व्यक्ति बहुत छोटी अवधि के लिए आएगा तो उस पर चिरकालिक स्वास्थ्य पर प्रभाव कैसे पड़ सकता है। ठीक है, एक रसायन के दीर्घकालिक रूप से संपर्क में आने पर तीव्र स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता है। अब क्या है इस स्टेट में, अगर स्टेटमेंट दोनों का देखें तो इसमें हम अगर देखें तो ये स्टेटमेंट जब कोई व्यक्ति यहां से नहीं, ऊपर वाले फिर से पढ़िए, दीर्घकालिक रूप से संपर्क में आने पर तीव्र प्रभाव, और यहां पे जब कोई व्यक्ति छोटी अवधि के लिए आएगा तो उस पर चिरकालिक प्रभाव, लंबे समय के लिए प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दोनों क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। यहां पे आप ये बताओगे कि यहां पर जब चिरकालिक कोई आता है, छोटे का इस पे समय, एक मिनट अच्छा, एक चीज आप लोग मुझे लिख के बताना, जो चिरकाल का मतलब हुआ, इसका मतलब छोटी अवधि होता है कि बड़ी अवधि, तो लिख के बताइए आप लोग। तो लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम के लिए चिरकाल मतलब क्या हुआ, चिरकाल का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टाइम। देखो, जब कोई व्यक्ति बहुत छोटी अवधि के लिए आएगा तो उस पर, छोटी अवधि है तो चिरकाल, उस पर क्या कहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए उस पर प्रभाव कैसे पड़ेगा। ये स्टेटमेंट दोनों रॉन्ग हो जाते हैं। यहां पे क्या करोगे, इसको उल्टा करो। उल्टा क्या करेंगे, जब कोई व्यक्ति एक रसायन के छोटे काल के लिए संपर्क में आने पर तीव्र स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, ये स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। ये वाला, दूसरा वाला, पहला वाला क्या है, गलत है, दूसरा वाला क्या है, सही होगा। ठीक है, नहीं ये स्टेटमेंट नहीं, मैं गलत हूं, मैं पढ़ जो रहा हूं। एक मिनट, ये 1 मिनट रुके रहिए डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, मेरे पढ़ने में गलती है। फिर से देखते हैं यहाँ से। एक रसायन दीर्घकाल में अगर आप रहते हो, दीर्घकाल रूप से संपर्क में आने पर तीव्र स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। नहीं, इस पे आप क्या कर लीजिए, इस पे ये छोटे काल के लिए होगा। जब आप छोटे काल के लिए आप आते हो तो ये आपके क्या करेगा, तीव्र स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। अब सही है, ये स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा। जब कोई व्यक्ति बहुत छोटी अवधि के लिए आता है तो उस पर लॉन्ग टाइम के लिए, ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा। यहाँ दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे। ठीक है, 1 और 2 दोनों क्या होगा, ये गलत होगा। ठीक, इस पे उल्टा करना पड़ेगा, छोटे काल के लिए होगा, और यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे दीर्घकाल के लिए होगा। दीर्घकाल के लिए होगा तो उसमें चिरकालिक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब सही है। ठीक है, अब सही है, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलें, अब यहां से आते हैं। हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैस, सौर वर्णक्रम, सोलर स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकांशतः विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करती है, एक्सरे, पराबैंगनी, अवरक्त किरणें या दृश्य द्रव्य। चिरकाल मतलब दीर्घ होता है। ठीक है, चिरकाल मतलब होता है दीर्घ। आप ही लोग तो बता रहे हो। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जब चिरकाल और दीर्घकाल अपना स्टेटमेंट देख लेना आप लोग। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इसका इंग्लिश मेरे पास देखता हूँ, इंग्लिश है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सब। तो इसकी इंग्लिश में देखता हूँ क्या है। चले, चिरकाल मतलब लंबी अवधि होती है। ओके चलो आ जाओ। अब अच्छा गूगल आप लोग भी किए, पता ही नहीं है आप लोग को भी। अभी उस क्वेश्चन पे वापस आएंगे, देख लेंगे फिर से। यहाँ आ जाओ। हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैस, सौर वर्णक्रम, सोलर स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकांशता विकिरित ऊर्जा को अवशोषित करती है? एक्सरे, पराबैंगनी, अवरक्त या दृश्य। ठीक है, इसमें जवाब आप लोग दिया होगा, क्या हो सकता है? यहाँ से पराबैंगनी, यूवी रेज, तो बिल्कुल सही है आप सब। चलिए ये वाला आंसर क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक अम्लीय वर्षा के कारक होते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर के डाइऑक्साइड या मेथेन। इसको बतानी कौन सी होगी? यहाँ से आंसर करिए आप सब इसका। अभी मैं उस क्वेश्चन का इंग्लिश पढ़ता हूं, तब मेरे समझ में और आएगा। यहां जवाब दीजिए जल्दी से। देखें आंसर हम लोग, इसको पहले भी हम लोग ने किया हुआ है। यहां से देखें तो नाइट्रिक ऑक्साइड की हम लोग ने बात किया है। जब आप आते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की हम बात करते हैं इसमें, तो ये क्या होगा? बी वाले आंसर है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो यहां से इसको भी मैंने बताया आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के डाइऑक्साइड और मेथेन। ठीक है, मेथेन। यहां से अगर देखें डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें अगर आप आओगे तो ये सल्फर के ऑक्साइड्स भी मैंने आप लोग को बता रखी। तो एक अगर नाइट्रस ऑक्साइड भी दिया होता, जैसे नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड भी दिया है, नाइट्रिक ऑक्साइड, अगर यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड भी देता तो ये भी क्या हो जाता? सही हो जाता। ठीक है, तो बाकी तो इसमें है नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड तो है नहीं, ठीक है, और मेथेन ये है नहीं। सी और ई आंसर नहीं होगा, तो सी ई आंसर नहीं होगा, तो सी ई ये सब कट करिए, तो कौन सा आएगा आंसर? आपका बी आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के निर्माण में सहायक होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। इसका जवाब दीजिए जल्दी से। सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन अगर पिछला आपने पढ़ा है तो देखिए 2023 में कैसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो। 2023 का क्वेश्चन भी आपको आसान लगेगा। ठीक है, अब एक चीज आप देखिएगा, नहीं ये 2023 का क्वेश्चन है, ये 2023 क्वेश्चन है, और 2023 के क्वेश्चन पे मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा। ये पेपर जो है यहाँ से, आई होप कि सब आपको दिख रहा हो शायद। ये पेपर, ये बुक है यूजीसी नेट जेआरएफ की। यहाँ पे मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, तो सॉल्व पेपर है पूरा 2023 का है। 13/6/2023 से लेकर के अब तक के पेपर यहाँ से सॉल्व करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है यूजीसी नेट जेआरएफ का, तो इसी से चल रहा है आपका। चले, तो अभी मैंने मंगवाई है इसको, तो इसमें इंग्लिश मुझे पढ़ना है पर्टिकुलर क्वेश्चन के, उस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इसमें देखें, इसमें जो आयोग है ना, आयोग ने इस पे आंसर थोड़ा गलत सेट किया था। गलत सेट कैसे हुआ था? वायु प्रदूषक यहाँ पे है, वायु प्रदूषक प्रकाश रासायनिक धूम की बात करते हैं। आप सब याद करिए, जब मैंने आपको बताया था रासायनिक धूम के बारे में, रासायनिक धूम के बारे में, तो यहाँ पे बताया था कि इसमें क्या क्या चाहिए? कार्बन मोनोऑक्साइड भी होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड के आप इधर आएंगे तो आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी चाहिए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें VOC पार्टिकल भी चाहिए होता है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? ओवरऑल इसमें सूर्य का प्रकाश चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया? कार्बन मोनोऑक्साइड भी दे रखा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी दे रखा है। तो यहाँ जो आंसर आएगा, जो आंसर होगा यहाँ पे वो बोथ होगा। कौन सा? ए एंड डी दोनों होगा। ठीक है, पहले भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा है, तो इसलिए हम गलत कह नहीं सकते। तो ये आंसर पे आप क्लेम करते तो ये आंसर रॉन्ग माना जाता आयोग की वजह से। सर इसमें 2023 लिखा है, बट क्वेश्चन 2022 का ही है। अरे भाई
जयश्री वर्मा जी 2022 के क्वेश्चंस हैं इसमें, जो 2023 के पूरे क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि यूजीसी जिस बंदे ने दिया होगा तो उसकी आंसर शीट भी तो मिली होगी ना, तो इसको सारे मैंने मंगवाई है, सब मैच करवाई है, तो वही ठीक है, वही है। ठीक है, चले 2023 है। वो दूसरी वाली बुक आप देख रही होगी, ये अभी न्यू एडिशन आई है। ये जो आप देख रही होंगी, जो आपके पास शायद हो, ये 4 नंबर की है, यूथ पब्लिकेशन की, ये 4 नंबर की। जो आपके पास वो 23 की होगी, वहां पे लिखा हुआ है 2023, बट ये वाली है, नई वाली है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हम लोग। जब एक जल निकाय जलाशय पोषण तत्वों से पुष्ट हो समृद्ध होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अल्पोषणीकरण, सुपोषण, मध्य पोषणीकरण या दुष्पोषणीकरण? इसे बताना है। बताइए जल्दी से। आप लोग क्वेश्चन लाइए, क्वेश्चन। अच्छा, चंद्रिका पाल जी, तो ठीक है, मैं अभी उस क्वेश्चन पे वापस आऊँगा। ठीक है, मैं वापस आऊँगा यहाँ पे, मैं वापस आऊँगा उस क्वेश्चन पे। मैं खुद इस पे इसकी इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर क्वेश्चन वापस आऊँगा लास्ट में। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन एरर छोटी चीज़ में कहाँ क्लिक कर जाए पता नहीं। ठीक है, तो मुझसे भी वही गलती हुई है। देखिए, एक क्या होता है, यहां से जब एक जल निकाय में जल पोषक तत्वों से पुष्ट हो जाए, ये कैसे पुष्ट होगा? जो हमारे घर है, होम है, यहाँ पे क्या होते हैं, झीलें हैं, ये झील है, तो इसमें से हमने क्या किया, जो कार्बनिक पदार्थ हैं, चाहे किचन का हो चाहे मल मूत्र हो, वो आकर यहाँ मिल रहा है, तो कार्बनिक पदार्थ इसमें मिला, तो क्या होगा, सुपोषित हो गया। सुपोषित हो गया मतलब इसमें पोषण तत्व तो अधिक मिल गए, तो उसे हम क्या कहेंगे, सुपोषण। इंग्लिश में क्या कहेंगे, यूट्रिफिकेशन बोलेंगे। अब ये एक प्रोसेस हुआ, तो इसको खाने के लिए क्या होगा, शैवाल आएंगे। शैवाल आएंगे, शैवाल की मात्रा अधिक हो जाएगी। जब ये शैवाल की मात्रा अधिक होगी तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्गी ब्लूम बोलेंगे। एल्गी ब्लूम, शैवाल प्रस्फुटन बोलेंगे। ठीक है, यहां से याद रखिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। यदि कथन है कुछ ट्रक प्रदूषण करने वाले वाहन नहीं होते हैं, गलत है, तो निम्नलिखित में से किन तथ्यों को सत्य होने का तुरंत अनुमान लगाया सकता है? ये क्वेश्चन ऑब्वियस है, रॉन्ग लगा हुआ है। एक्चुअली जो बंदा टाइप कर रहा था उसको प्रदूषण वर्ड दिख गया, प्रदूषण वर्ड दिख गया, तो बस किसका होगा, ये इन्वायरमेंट का होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, लॉजिक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये यहाँ से, अब अगर आपको पता अच्छी बात है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके इसका नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन से सही हैं? वे सामान्यतः हल्के हरे रंग की होती हैं, वे पृथ्वी से उत्सर्जित तापीय विकिरण को अवशोषित करती हैं, जल वाष्प ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस के कारण भूमंडलीय ऊष्मण होता है, अमोनिया NH3 एक ग्रीन हाउस गैस है। इसको बताना है आपको। अरे आ जाएंगे चंद्रिका पाल जी, एक बार पढ़ती रहिए, सब आएगा। ठीक है, बस मुझसे आप पढ़ते रहो, देखो आएगा कैसे नहीं। अच्छा मेरे पास आ गया, चिरकाल कौन भेजा है अभी? जयश्री, अच्छा आप ही भेजी हैं। बहुत समय दीर्घकाल, जयश्री बता रही हैं कि इसका मतलब ये होता है। आपने सर्च किया गूगल पे, मोबाइल की वो सर्च किया है, बिल्कुल सही है। अभी आप बस उस क्वेश्चन पर रुके रहिए, मैं खुद आऊँगा। ठीक है, और जब तक मैं खुद नहीं देखूंगा तब तक मुझे भरोसा नहीं होगा।
यहां से बताइए इसका आंसर आइए। आते हैं उस पर, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है वो, इस पे शब्दों पे मत जाइए, शब्द है कभी भूल जाता है, सबको होता है, ठीक है। अब इस पे उतना ज्यादा उस पे मत जाइए। चलिए हाँ, दीर्घायु, सही सही है, ठीक है, ठीक है कविता जी, ठीक है। वो मैंने कहा ना कि वर्ड ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मालूम है, चिरकाल मैंने सुना नहीं है, सुना नहीं, वो क्या हुआ कि माइंड से कभी कभी हो जाता है, ठीक है। चलें, ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करते हैं, इनकी अगर हम बात करें यहां से, वे समानता हल्के हरे रंग के होते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस एक नाम है, नाम क्या दिया ग्रीन हाउस गैस के लिए, कहा गया है कि अगर ये क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है, और इस वायुमंडल में क्या है, गैसें हैं, तो वो क्या करती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो सूर्य के प्रकाश से जो दीर्घ तरंग विकिरण है, ये लघु तरंग विकिरण को तो आने देती हैं, लेकिन दीर्घ तरंग विकिरण को वापस नहीं जाने देती, उससे कुछ मात्रा अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है। तो यहां से ये इनका कलर कैसा है, सामान्य कलर होती है जैसे होती हैं। तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट क्या होगा, पहला वाला गलत हो जाएगा, समानता गलत है, तो ए क्या होगा, गलत होगा, ए गलत है, ए गलत है। अब सोचो कितना आसान क्वेश्चन पूछता है, किसी को टिक करना, ये वाला टिक कर ले, आसान हो जाएगा। लेकिन अगर देखें, वे पृथ्वी से उत्सर्जित तापीय विकिरण को अवशोषित करती हैं। अब क्या हो रहा है, सूर्य से आ रहा है, सूर्य से आने के बाद ये जो विकिरण है वो कहां से, यहां से जा रहा है वापस, तो ये होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो बिल्कुल सही बात है, वे पृथ्वी से उत्सर्जित तापीय विकिरण को अवशोषित करती हैं। अगर ये उल्टा कर दे कि ये सूर्य से उत्सर्जित तापीय विकिरण को अवशोषित करती, तब गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ये लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव को आने देती हैं, SWR को आने देती हैं, पृथ्वी से अवशोषित बाहर जाता है उसको जाने देती हैं, ठीक है। यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। चले फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, यहां से आते हैं, जल वाष्प ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल सही बात है, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। ग्रीन हाउस गैस के कारण भूमंडलीय ऊष्मन होता है, ये भी सही बात है। अमोनिया NH3 ग्रीन हाउस गैस है, कभी पढ़ाया है क्या मैंने, कभी पढ़ाया है तो बता दीजिएगा, कभी नहीं पढ़ाई मैंने, ई नहीं होगा। आगे आइए, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, स्वच्छ वायु अधिनियम 1956 के लगभग 20 वर्षों बाद लाया गया था, के चलते समस्त औद्योगिक गतिविधियों रोक दी गई। इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना था, मुख्यतः शहरों में व्याप्त धुएं से निपटने पर केंद्रित था, पर्यावरण सुरक्षा पर केंद्रित था। इसमें से बताना है कौन सा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख के बताइए जल्दी से कौन सा हो सकता है। चलिए देखें, यहाँ क्या होगा, ए है, सी है और ई आंसर होगा। ए है, सी है और ई, ये यहाँ पे आंसर अपना कौन सा है, सी वाला है। क्यों है ये, स्वच्छ वायु गुणवत्ता अधिनियम पढ़ा नहीं है, पढ़ना है। जब मैं डिटेल्स इसको आपको पढ़ाऊंगा, या अगर आपको लगता है तो इस अधिनियम को आप गूगल कर लीजिएगा और इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। लागू कब होता है, तो ये होता है 1976 में क्या हो जाता है, लागू होता है, ठीक है। स्वच्छ वायु गुणवत्ता अधिनियम 1976 आता है, उसके बाद क्या होता है, लागू होता है। फिर इसके बाद देखा जाए कि चलते समस्त औद्योगिक गतिविधियां रोक दी गई। अब ये क्या लिखा है, समस्त औद्योगिक गतिविधियां क्या रोक सकते हैं क्या, नहीं रोक नहीं सकते, इन पे नियंत्रण लगाया गया। नियंत्रण ये लगाया गया, समस्त औद्योगिक क्षेत्र का रोक देंगे तो फिर उसका विकास ही रुक जाएगा। ये लगाया गया कि जो गैसेस हैं, जैसे एक मूवी है द फैमिली मैन, जब पहली वाली आप देखे होंगे शायद, द फैमिली मैन में तो क्या होता है, धुआं निकल रहा होता है कंपनी से ना, तो सारी कंपनियों को यहाँ निर्देश दिया गया, जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हैं, ठीक है, जैसे वायु में अगर आप प्रदूषण फैलाते हैं तो वायु प्रदूषण के कौन सी गैसें आप रिलीज करते, कितनी मात्रा में रिलीज करते हैं, वो आपको बताना होगा। और अगर वो टॉक्सिक मटेरियल जो आप बता रहे वही है और उस पर हमारे वायुमंडल पे प्रभाव नहीं पड़ता है, तब तो ठीक है। और अगर आप ऐसा प्रदूषण फैलाते हैं तो उसके आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इन सब क्या है, इसमें चीज़ें लिखी गई। और टॉक्सिक मटेरियल होगा तो फिर आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। और फिर इसके लिए आप दावा कर सकते हैं कहाँ पर, कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ठीक है, चलते समस्त औद्योगिक गतिविधियां रोकी गई, तो क्या हो जाए, बी वाला गलत हो जाएगा। तो बी वाला आंसर क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे चलते हैं,
इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना था, बिल्कुल सही बात है, लाया इसीलिए गया है। मुख्यतः शहरों में व्याप्त धुएं से निपटने पर केंद्रित था। देखिए जो कंपनियां लगाई जाती हैं वो शहरों में भी होती हैं और वो जाके दूर दराज क्षेत्रों में भी लगाई जाती हैं। तो कंपनियों पर और औद्योगिक क्षेत्रों पर मेनली क्या किया गया, इसको प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो मुख्यतः शहरों में ही नहीं है। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा पर केंद्रित था, हाँ इसीलिए हम लाए ही थे। ठीक है, 1976 का टाइम है, याद करिए। तो ये टाइम कब चल रहा होगा, ये इंदिरा गांधी जी का टाइम चल रहा होगा, तब ये लाया गया था। ठीक है, यहां से देखें तो ये होगा आंसर। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। ये कैसी होती है, विषाक्त होती है, कमरे के तापमान से नीचे वाष्पित हो जाती है, ज्वलनशील होती है, बहुत स्थिर होती है, ओजोन को नष्ट करती है। अब इसमें से देख के बताइए कौन सा हो सकता है। यहाँ से आंसर करिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इस बीच के। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, आंसर करिए आप लोग। बताइए भाई। देखें, जब हम लोग सीएफसी के बारे में पढ़े, यहां से बताइएगा आप, ये आपका फ्रीज है, क्या है, आपका फ्रीज होता है। फ्रीज में पीछे आप देखें तो इस तरह से पाइप लगा होता है। इस पाइप पे हमने क्या किया, सीएफसी मान लिया भर दिया, सीएफसी भर दिया, गैस है। ठीक है, कमरे के ताप से नीचे क्या होती है, ये वाष्पित होती है। ठीक है, मतलब ये क्या होती है, गैस फॉर्म में ये क्या होता है, वाष्प रूप में बनी रहती है। ठीक है, तभी तो जब फ्रीज के बाहर अगर हम देखें इधर साइड से, तो इसकी जो गर्मी है तभी तो खींच पाएगा, तभी खींच पाता है ये। तो ये क्या होगा, ये गैसेस फॉर्म ये क्या होगा, कमरे के कम तापमान से भी क्या करता है, ये वाष्पित हो जाती है। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट राइट है। ज्वलनशील होती है तो बिल्कुल गलत है, ज्वलनशील नहीं होती है। ठीक है, बहुत स्थिर होती है, हाँ बहुत क्या होती है, ये स्थिर होती है। ओजोन को नष्ट करती है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, विषाक्त होती नहीं, ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, विषाक्त मतलब जहरीली होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा इसके रिसर्च में कुछ नहीं पाया गया। फिर ज्वलनशील होती है, इसके रिसर्च में ये भी नहीं पाया गया। कमरे के तापमान के नीचे वाष्पित होती, बिल्कुल सही। बहुत स्थिर होती, बिल्कुल सही। ओजोन को नष्ट होती, बिल्कुल सही। ये स्टेटमेंट इतने सही है। ठीक है, तो इसे कहीं नोट कर सकते हैं आप। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आज नहीं करवाऊंगा, ये एक क्या है, ये एक पैसेज है। ये क्वेश्चन आज मैं नहीं करवाऊंगा, पैसेज है, पैसेज को आपको पढ़वाऊंगा कल मैं। और ये पैसेज पूरा पढ़ के फिर इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इस पे रिलेटेड कई क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि जो किससे रिलेटेड है वो रिलेटेड होगा आपके पूरे इससे। ठीक है, तो कल इसको हम पढ़ेंगे। और जो आपके क्वेश्चंस रह गए हैं, जो अभी चिरकाल दीर्घकाल वाला हो रहा था, वो कल हम लोग देख लेंगे, क्योंकि अभी क्लास लगी हुई है। कल से स्टार्ट करेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, कल मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा आप लोग, तो मैं उसे बता दूंगा आप सबको। ठीक है, तो मिलूंगा फिर मैं आपको कल सेम टाइम पे। और 1 मिनट आप लोग, शायद अपनी क्लास सैटरडे है, नहीं ले लूँगा, कल क्लास ले लूँगा, सैटरडे है, कल क्लास ले लूँगा। ठीक है, तो अपनी क्लास होगी कल, तो फिर मैं मिलूँगा आपको कल 9 बजे, और फिर रात में एक बार मिलूँगा आपको सैटरडे को ही 8 बजे। ठीक है, बने रहिएगा मेरे साथ। और आप सबको, आई होप कि सबको फ़ायदा हो रहा होगा। तो चिरकाल मतलब होता है शॉर्ट टाइम होता है, ये सही बात है। चिरकाल का मतलब होता है छोटा समय, दीर्घकाल का मतलब होता है लॉन्ग समय। तो कल मिलूंगा क्वेश्चन के साथ, आपको वही क्वेश्चन फिर करवाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक, ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे। क्वेश्चन इजी लगने लगा, बिल्कुल लगेगा, बस आप मेरे साथ करते रहिए। मेरे व्हाट्सअप यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, व्हाट्सअप नंबर है ये, आप ले सकते हो, यहाँ से आप लोग इस पे कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ इस पे है, तो आप ये इस पे पूछ सकते हो आप। ठीक है।